आज की वीडियो में हम एक ऐसे परिवार की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी उजागर करते हैं जो बाहर से देखने में एकदम आदर्श लगता था। उनकी रोमांटिक यात्रा प्यार और यादों से भरी होनी थी, लेकिन इसके बजाय यह एक चौंकाने वाली त्रासदी में बदल गई। एक सफल इंजीनियर जिनके पास पीएचडी थी, 18 मार्च 2025 को अपने पति के साथ हवाई के ओआहू द्वीप पर नुआनु पाली की खूबसूरत चोटी तक एक छोटी सी ट्रैकिंग पर गईं। इस जगह को खास जन्मदिन की तस्वीर के लिए चुना गया था क्योंकि यहाँ के खूबसूरत नजारे और कठिन खड़ी चढ़ाई थी। हालांकि वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ। पास के पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने चीखें सुनी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। जब पहले उत्तरदाता पहुंचे तो वे घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले गए, जबकि उसका पति जंगल में गायब हो गया। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। मुझे हमेशा दुनिया भर के दर्शकों से सुनना अच्छा लगता है, और अगर आपको इस तरह के सच्चे अपराध के मामले पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। ठीक है, अब वापस केस पर आते हैं। गेरहार्ड कोएनिग का जन्म और पालन पोषण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही उसका सपना डॉक्टर बनने का था। वह शांत, केंद्रित और सावधान रहकर पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया के एक शीर्ष मेडिकल स्कूल में दाखिल हुआ। वहीं उन्होंने अपनी रेजिडेंसी पूरी की और एनेस्थीसियोलॉजी में विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू किया, जो एक ऐसा काम है जिसमें बहुत अधिक ध्यान और मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में काम किया, जो देश के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। उन्होंने अपनी अच्छी ख्याति बना ली थी। उनके मरीजों को यह पसंद था कि वह कितनी सावधानी से उनकी देखभाल करते थे। उनके सहकर्मी उनकी बुद्धिमत्ता और पेशेवर रवैये की सराहना करते थे, और उनके छात्रों का कहना था कि वह एक धैर्यवान और उत्साही शिक्षक थे। अपने क्लिनिकल कार्य के अलावा वह विश्वविद्यालय के मेडिकल विभाग में गेस्ट लेक्चरर और सहायक शिक्षक भी थे, जहां उन्होंने लोगों को डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद की। अपने जीवन के उस दौर में वह एक पिता भी थे। एक पुराने रिश्ते से उनका एक बेटा था जिसका नाम एमिल था। वह अपने अतीत या अपनी पूर्व साथी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वह यह जरूर बताते थे कि वह अपने बेटे की जिंदगी में शामिल रहते हैं और उसकी परवरिश में सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। एरियल कोएनिग का जन्म अमेरिका में हुआ था। उन्होंने गेरहार्ड से बिल्कुल अलग करियर चुना और एक इंजीनियर बन गई। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग उनके लिए एक बहुत ही विशिष्ट और कठिन क्षेत्र था। पीएचडी पूरी करने के तुरंत बाद ही वह जल्दी ही एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जानी जाने लगी। एरियल कई मायनों में बहुत बुद्धिमान थीं। उनमें प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी और प्रभावी ढंग से चलाने की खास क्षमता भी थी, जिसने उन्हें अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई। मित्रों और सहकर्मियों का कहना था कि वह बहुत बुद्धिमान, केंद्रित और जमीन से जुड़ी हुई थीं। उनका कहना था कि वह विश्लेषणात्मक रूप से प्रतिभाशाली और वास्तव में अच्छी इंसान का दुर्लभ संयोजन थीं। वह लक्ष्य केंद्रित, प्रेरित और फोकस्ड थीं, लेकिन साथ ही मिलनसार और बात करने में आसान भी थीं। भले ही उनका काम उनसे बहुत कुछ मांगता था, फिर भी वह हमेशा अपना समय और ऊर्जा देने के लिए तैयार रहती थीं। गेरहार्ड और एरियल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। उस समय वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनके जीवन की राहें न तो आधिकारिक रूप से और न ही व्यक्तिगत रूप से कभी टकराई थीं। गेरहार्ड को उस प्रतिभाशाली अमेरिकी न्यूक्लियर इंजीनियर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और एरियल ने कभी उस दक्षिण अफ्रीकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का नाम भी नहीं सुना था। दोनों अपने अपने जीवन की राह बना रहे थे और अपने करियर को संवार रहे थे, फिर भी वे मिलने वाले थे। एरियल और गेरहार्ड पहली बार 2018 में पेंसिल्वेनिया में एक पेशेवर कार्यक्रम में मिले थे। यह कार्यक्रम अकादमिक और अनुसंधान क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए था। उनकी पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन अविस्मरणीय थी। गेरहार्ड एरियल की तेज बुद्धि और त्वरित सोच से तुरंत प्रभावित हो गए थे। उसे भी गेरहार्ड का शांत स्वभाव, आत्मविश्वास और हास्य भावना पसंद आई। कुछ हफ्तों बाद वे फिर से मिले। इस बार वे एक ऐसे व्याख्यान में मिले जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग का मेल था। उस दूसरी मुलाकात के बाद से दोनों ने संपर्क बनाए रखा। शुरुआत में यह सिर्फ विचारों पर दोस्ताना बातचीत थी, लेकिन जल्दी ही यह कुछ अधिक व्यक्तिगत हो गया। दोनों की दुनिया के बारे में सोच एक जैसी थी। दोनों को विज्ञान पसंद था और वे चाहते थे कि चीजें वैसी ही बनी रहें। इन विश्वासों को साझा करने के कारण वे और भी अच्छे से घुल मिल गए। उनकी साझेदारी तेजी से बढ़ी, लेकिन यह सब स्वाभाविक लगा। उसी साल उन्होंने शादी कर ली और यह फैसला बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के लिया। 2020 में उसके 2 साल बाद उनके पहले बेटे ऑलिन का जन्म हुआ। विगो, उनका दूसरा बेटा, 2023 में पैदा हुआ था।
हालांकि दोनों बेटों की उम्र में कुछ ही साल का फर्क था, गेरहार्ड और एरियल की जिंदगी बदल गई थी। परिवार दुनिया की सबसे अहम चीज बन गया था। डॉक्टर के रूप में गेरहार्ड की नौकरी बहुत मांग वाली थी, फिर भी वह अपना अभ्यास जारी रखे हुए था और एरियल ने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया ताकि वह अपने बेटों के साथ ज्यादा समय बिता सके। उन्होंने अपने बेटों की देखभाल को हर चीज से ऊपर रखा। लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें साझा की जो एक आदर्श जीवन जैसी लगती थीं। गेरहार्ड हमेशा मुस्कुराते रहते और आत्मविश्वासी और शांत नजर आते थे। एरियल हमेशा अपने छोटे बेटे को गोद में लिए रहती और शांत व खुश दिखती थीं। जब लड़के समुद्र तट पर होते तो वे हल्के रंग की मिलती जुलती शर्ट पहनते और रेत के किले बनाते थे। टिप्पणियां छोटी और तटस्थ होती थीं। वे ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाती थीं, लेकिन शांति का संदेश जरूर देती थीं। ऑनलाइन उन्हें फॉलो करने वाले बहुत से लोगों को उनका शांत जीवन पसंद आता था। उनके पड़ोसियों ने कहा कि वे मिलनसार थे, लेकिन अपने में ही रहते थे। घर से कभी कोई शोर नहीं आता था। वहाँ कभी झगड़े या अजीब व्यवहार नहीं होता था। उनके यहाँ लोगों का आना जाना असामान्य नहीं था, लेकिन इससे कोई शक नहीं होता था। यह बस उस जोड़े की छवि में फिट बैठता था जो काम और परिवार में व्यस्त रहते हैं। सिर्फ हाउसकीपर और बेबीसिटर ही नहीं, बल्कि कुछ पारिवारिक मित्र भी इससे सहमत थे। पहली नजर में ये परिवार भरोसेमंद लगता था। क्रिस्टिना, जो उनके काफी करीब थीं और अक्सर लड़कों की देखभाल में मदद करती थीं, ने कहा कि घर में हमेशा शांति रहती थी और गेरहार्ड एरियल और बच्चों पर ध्यान देते और उनकी परवाह करते दिखते थे। हालांकि जल्द ही छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे जो ज्यादातर लोगों के लिए ध्यान देने लायक नहीं थे। एरियल लोगों से बात करते समय और भी शांत हो गईं। जो लोग उनसे निजी सवाल पूछते, उन्हें छोटे और कभी-कभी ठंडे जवाब मिलते। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वह थकी हुई लगती हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। जब लोग बात करते थे तो वह कभी-कभी तनावग्रस्त और दूर-दूर सी दिखती थीं, जैसे वह ध्यान नहीं दे रही हों। इस दौरान गेरहार्ड हमेशा की तरह विनम्र बने रहे, लेकिन धीरे-धीरे अपने आसपास के लोगों से कम घुलने मिलने लगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से नाराज नहीं लगता था। पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि उनके बीच पहले से ही भावनात्मक दूरी बढ़ गई थी। कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। यह इस बारे में था कि कैसे नजदीकियां, भरोसा और रिश्ते धीरे-धीरे बिखरने लगे थे। समुद्र तट पर मुस्कानें और आउटडोर बारबेक्यू के पीछे पहले से ही कुछ दरारें आ चुकी थीं, लेकिन वे इतनी शांत थीं कि उनके सबसे करीबी लोग भी नहीं जान पाए कि वे क्या थीं। ऐसा लग रहा था कि यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कुछ तो पहले ही बिखरने लगा था। 2023 की गर्मियों तक गेरहार्ड कोएनिक का व्यवहार ऐसे बदलने लगा था जिसे देखा जा सकता था। अब ये केवल थकान या तनाव के दुर्लभ संकेत नहीं रह गए थे, ये एक नियमित पैटर्न में बदल गए थे। उसका एरियल के साथ रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह लगातार उस पर शक करता और उसकी वफादारी पर ऐसे सवाल उठाता जो हकीकत पर आधारित नहीं थे। एरियल ने कोई चिंता जाहिर नहीं की। वह घर पर ही रहती थी और ज्यादातर घर से ही काम करती थी। अपने करीबी लोगों के अलावा शायद ही किसी से बात करती थी। फिर भी गेरहार्ड कभी-कभी अपना आपा खो देता और किसी साधारण सी बिजनेस मैसेज या छोटी सी फोन कॉल पर गुस्सा हो जाता। लोगों से सवाल करना आम बात हो गई थी। वह जानना चाहता था कि लोग क्यों मैसेज, ईमेल या यहाँ तक कि वॉइस मेल भेजते हैं। वह उसके मैसेज पढ़ने और उसकी बातचीत सुनने की जिद करता और अक्सर कहता कि वह उससे कुछ छुपा रही है। वह कभी-कभी लंबी लंबी बातें करता कि वह उससे कुछ छुपा रही है। सामान्य चीजें भी अब झूठ जैसी लगने लगी थीं। वह ठंडे और आरोप लगाने वाले अंदाज में बात करता था। जब एरियल बहस करने या यह कहने की कोशिश करती कि वह तनाव में है, तो वह तुरंत अपनी बात करने का तरीका बदल देता ताकि उस पर भावनात्मक दबाव डाला जा सके। इस जरूरत के कारण उन्हें अपनी जिंदगी के और भी हिस्सों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। गेरहार्ड को हर समय पता होता था कि वह कहाँ है और वह उससे उन लोगों के बारे में खास सवाल पूछता था जिनसे उसने बात की थी। अगर वह तय समय से ज्यादा देर तक बाहर रहती तो वह बहुत चिंतित हो जाता था। वह कभी कभी अचानक उसके वीडियो कॉल्स के दौरान आ जाता, उन्हें सुनता या बाद में उस पर चालाकी से सवाल करता था। लेकिन अपने परिवार के बाहर के लोगों के सामने वह शांत और संयमित होने की छवि बनाए रखता था। कोई नहीं जानता था कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के कारण मूड में अचानक बदलाव आते थे। वह एक ही दिन में शांत और दूर रहने वाले से गुस्से में फट पड़ने वाले बन सकता था। वह सार्वजनिक रूप से हमेशा अच्छा और दयालु रहता था, लेकिन घर पर वह खुद को ताने मारने, व्यंग्य करने और अस्पष्ट धमकियां देने की छूट देता था। वह कभी कभी बिना किसी वजह के घंटों के लिए बाहर चला जाता और फिर ऐसे लौटता जैसे कुछ हुआ ही न हो।
इन उतार चढ़ावों के कारण एरियल हमेशा तनाव में रहती थी, क्योंकि उसे नहीं पता होता था कि अगली बार उसे अपने पति का कौन सा रूप देखने को मिलेगा। तनाव न केवल उन्हें मानसिक रूप से बुरा महसूस करा रहा था, बल्कि यह उनके यौन संबंधों को भी प्रभावित कर रहा था। गेरहार्ड ने नजदीक रहने की जिद करना शुरू कर दिया, चाहे एरियल कैसा भी महसूस करे या वह कितनी भी सहज हो। कोई भी संदेह उसके चरित्र पर हमले के रूप में देखा जाता था। शुरुआत में एरियल को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसे वह कैसे समझाए। वह इस भावनात्मक बोझ को पूरी तरह से बहुत बाद में ही समझ पाई। उसने सब कुछ अपने तक ही रखा और अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी नाजुक दिनचर्या टूट जाएगी। कई बार जब उसने झुकने से इनकार किया तो गेरहार्ड ने उसे मारा। इन घटनाओं का कोई गवाह नहीं था और उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई जगह नहीं थी। 2023 के अंत के करीब एरियल ने चीजें बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि उन्हें परिवार परामर्शदाता के पास जाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ सबक मिले। इन सत्रों के दौरान गेरहार्ड अच्छा व्यवहार करता था, मदद करने के लिए तैयार दिखता था और हर बात सही तरीके से कहता था। उसने माना कि उनके रिश्ते में तनाव है, लेकिन उसने एरियल को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि वह उसके साथ ईमानदार नहीं है और अपनी भावनाएं अपने तक ही रखती है। थेरेपिस्ट के कमरे के बाहर कोई बदलाव नहीं आया, भले ही दबाव पहले की तरह लगातार बढ़ता रहा। इसी दौरान एरियल ने निजी काउंसलिंग में जाना शुरू किया। उसने अपनी चिंता के बारे में बात की कि वह अपने पति से और अधिक डरने लगी है और वह भावनात्मक रूप से बहुत अकेला महसूस करती है। एरियल की थेरेपिस्ट ने कुछ परेशान करने वाले संकेत देखे, लेकिन एरियल ने कभी यह नहीं बताया कि घर पर क्या हो रहा है। वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। वह इसे सिर्फ एक मुश्किल दौर मानती थी जिसे पार किया जा सकता है। वह परिवार को अलग नहीं करना चाहती थी। उसका इरादा अपने बेटों को चोट पहुंचाने का नहीं था। वह अभी तक सबको इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थी। 2024 की शुरुआत तक एरियल का जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहता था। वह संवेदनशील बातों पर चर्चा नहीं करती थी। कुछ कमरों में गेरहार्ड के साथ अकेले रहने से बचती थी और उनके बीच शारीरिक संपर्क भी बहुत कम कर दिया था। फिर भी उसे उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे। शादी छोड़ने का फैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। बहुत कुछ दांव पर था, बच्चे, उनका घर और वह दुनिया जो उन्होंने साथ बनाई थी। वह इसे झेलती रही क्योंकि उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। एरियल कोएनिग 18 मार्च 2025 को 36 साल की हो गई। उस सुबह गेरहार्ड ने उसे बताया कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हवाई के पास वाले द्वीप ओआहू की एक छोटी सी यात्रा। लड़के घर पर ही बेबीसिटर के साथ रहने वाले थे। उसने उनसे कहा कि वे एक दिन की छुट्टी लें, आराम करें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रहें। नई नुआनुपाली लुकआउट तक की ट्रैकिंग उनके स्टॉप्स में से एक थी। यह लुकआउट अपनी शानदार दृश्यों और खतरनाक खड़ी और फिसलन भरी पगडंडी के लिए मशहूर था। चढ़ाई में योजना से ज्यादा समय लग गया। हवा में काफी नमी थी। पहाड़ की चोटी पर घना कोहरा था और हवा तेज होती जा रही थी। सड़क एक पथरीली चट्टान पर ऊपर नीचे जा रही थी। वहां कोई गार्डरेल नहीं थे और ऊंचाई 1800 फीट से भी ज्यादा थी, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एरियल चिंतित थी, लेकिन गेरहार्ड उसे बार बार कहता रहा कि सब ठीक है। उसने उनसे कहा कि वे अपने पीछे के दृश्य के साथ अपनी एक तस्वीर लें। सब कुछ सामान्य समय जैसा लग रहा था। वे किनारे तक चले गए और एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। एरियल गेरहार्ड की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसकी पीठ खाई की ओर थी। तस्वीर अभी अभी ली गई थी। ऊंचाई, तेज हवा और उसके जूतों के नीचे गीली जमीन, इन सब ने उसे डरा दिया था। महिला ने उससे कहा कि वह किनारे से पीछे हटने जा रही है। जैसे ही उसने पगडंडी की ओर आधा कदम बढ़ाया और थोड़ा सा मुड़ी, गेरहार्ड आगे कूद गया। उसने उसके कंधों को पकड़कर उसे जोर से ढलान की ओर धक्का दे दिया। वह गिर गई क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं थी। वह गीली चट्टान पर फिसल गई, लेकिन उसकी जीने की इच्छा जाग उठी। वह घुटनों के बल नीचे आ गई और जमीन को पकड़ लिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह कोई बुरा मजाक था, लेकिन जब उसने अपने पति की ओर देखा तो उसे असलियत समझ आ गई। उसके चेहरे पर न तो मुस्कान थी और न ही कोई और शरारती भाव। वहां केवल ठंडी एकाग्रता और दृढ़ निश्चय था। वह खेल नहीं रहा था, यह उसकी उसे मारने की योजना थी। जब वह संघर्ष कर रही थी, उसने अपनी कमर के बैग में हाथ डाला। थोड़ी ही देर बाद उसने एक इंजेक्टर निकाला जो पहले से भरा हुआ था और उसमें एक साफ तरल भरा था। एरियल को तुरंत समझ आ गया कि यह चिकित्सा सहायता के लिए नहीं था, यह उसे बेहोश करने के लिए एक उपकरण था। लड़की ने उसे उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। गेरहार्ड ने गुस्से में उसके सिर पर एक मुट्ठी के आकार की चट्टान से मारा, फिर बार बार मारा। उसे चेहरे, माथे और कनपटी पर चोट लगी। एरियल ने चीखते हुए खुद का बचाव करने के लिए मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान उसकी अंगूठी टूट गई।
उसका चेहरा खून से लथपथ था। एरियल घायल होने के बावजूद लड़ती रही। आखिरकार उसने अपनी बची हुई सारी ताकत से गेरहार्ड के कंधे पर काटकर पलटवार किया। कुछ समय के लिए उसने उसे छोड़ दिया। उसने जोर जोर से और बुरी तरह चिल्लाया। लोगों ने उसकी चीखें सुनी। पास के ट्रेल पर 2 पैदल यात्री थे। किसी ने एक आदमी को एक महिला के ऊपर झुके हुए और खून से सना पत्थर पकड़े हुए देखा। तुरंत दूसरे व्यक्ति ने फोन निकाला और 911 पर कॉल किया। जब गेरहार्ड ने गवाहों को देखा तो वह तुरंत पीछे हटा, मुड़ा और घने झाड़ियों को चीरते हुए जंगल में भाग गया। चट्टान की चोटी पर तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया भेजी गई। हाइकर्स ने पहले बचाव कर्मियों को सटीक स्थान निर्देशांक दिए। जैसे ही पैरामेडिक्स पहुंचे, उन्होंने तुरंत एरियल कोनिक को बाहर निकाला, जो बहुत बुरी हालत में थी। उसके चेहरे और सिर पर हर जगह खून था। वह सदमे में थी और उसे रास्ता समझने में परेशानी हो रही थी। आपातकालीन कक्ष के डॉक्टरों ने सिर पर कई चोटें देखीं, जिनमें चेहरे और खोपड़ी पर गहरे कट थे, जो उनके अनुसार किसी पत्थर से लगे थे। उसके चेहरे पर कट और चोट के निशान थे। एक कट को 1 से अधिक टांकों की जरूरत पड़ी। उसके पूरे शरीर पर भी कट और चोट के निशान थे। साथ ही उसके कंधों और बाहों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबोच रखा हो। उसके हाथों पर कट और टूटे हुए नाखून यह दिखाते थे कि उसने खुद को बचाने या विरोध करने की कोशिश की थी। संभावना है कि उसने अपने सिर को चोटों से बचाने की कोशिश करते हुए अपना दायां अंगूठा तोड़ लिया। चिकित्सा कर्मचारियों ने यह भी देखा कि वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से सदमे में थी और बहुत थकी हुई थी। एरियल को सिर दर्द, चक्कर आना और रोशनी से संवेदनशीलता भी थी, जो हल्की मस्तिष्क चोट के लक्षण थे। हालांकि वह बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी चोटें जानलेवा नहीं थीं। कहा गया कि उसकी स्थिति गंभीर थी लेकिन स्थिर थी। प्राथमिक उपचार के बाद एरियल को निगरानी के लिए ट्रॉमा यूनिट में ले जाया गया। हिंसा के शिकार लोगों की मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और सहायता में विशेषज्ञ तुरंत ही उनके साथ काम करने लगे। जैसे ही होनोलुलु पुलिस विभाग को हत्या के प्रयास की खबर मिली, उन्होंने स्थिति को गंभीर घोषित कर दिया और पूरी ताकत से खोज शुरू कर दी। नुआनुपाली के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित बना दिया गया। एक हेलीकॉप्टर के 9 यूनिट्स और अधिक जमीनी टीमें घटनास्थल पर भेजी गईं। खोज विशेष रूप से कठिन थी क्योंकि वहां की जमीन ऊबड़ खाबड़, घनी झाड़ियां, खड़ी पहाड़ियां और कठिन भूदृश्य था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गेरहार्ड कोनिक भाग चुका था। वह रास्तों से दूर रहते हुए घने जंगल के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए चला गया। उसने कस्बों से बचाव किया, कभी सड़कों के पास नहीं गया और किसी से बात भी नहीं की। ये साफ था कि ये कोई अचानक किया गया काम नहीं था। हमला और भागना दोनों ही योजनाबद्ध और जानबूझकर किए गए थे। इसके बाद घंटों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने यह नहीं बताया कि वह क्यों गया या घर लौटने की कोशिश भी नहीं की। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यह कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई योजना थी, जिसमें गायब होने की भी योजना शामिल थी। कई घंटों तक संदिग्ध की तलाश के बाद गेरहार्ड ने एकमात्र जांच फोन कॉल किया, जिसे बाद में केस फाइल में जोड़ा गया। उसने अपनी पहली शादी से बेटे एमिल से वीडियो कॉल के जरिए बात की। कॉल के दौरान गेरहार्ड बिखरा बिखरा सा लग रहा था। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ और मुरझाया हुआ था। उसने ठीक वही कहा जो एमिल ने सुना। मैंने एरियल को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गई। उसने कहा कि वह खुद को मारने जा रहा है, जिससे लगा कि शायद वह किसी चट्टान से कूदेगा। एमिल ने उसे फोन किया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन कॉल बहुत छोटी रही। पृष्ठभूमि में एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनी जा सकती थी। पुलिस पहले से ही उस इलाके में तलाशी ले रही थी। वह वीडियो कॉल केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी और यह दिखाता था कि संदिग्ध की मानसिक स्थिति अस्थिर थी। आत्महानि और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों के कारण अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया और तेज कर दी। खोज क्षेत्र को और बड़ा कर दिया गया और चट्टानों, खाइयों और घने झाड़ियों जैसे कठिन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया। करीब 7 बजे शाम को खोज शुरू होने के 8 घंटे बाद एक पेट्रोल यूनिट ने एक आदमी को एक साइड रोड के पास झाड़ियों में लेटा हुआ देखा। वह आदमी विषय से काफी मिलता जुलता लग रहा था। जब पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसे अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। यह उसके लिए कारगर नहीं हुआ। उसे तुरंत नीचे गिरा दिया गया, तलाशी ली गई और बांध दिया गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। हालांकि उसके कपड़े अब भी गंदे और खून से सने हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और धूप ने उसके चेहरे को झुलसा दिया था। उसका नाम गेरहार्ड कोनिक था। उसने पुलिस से लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कहां था या हमले के बाद उसने क्या किया। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और किसी को द्वितीय श्रेणी में मारने की कोशिश के आरोप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। उस रात स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों समाचार साइटों ने गेरहार्ड की हथकड़ी में तस्वीर दिखाई।
सिर्फ कुछ ही घंटों में एक सम्मानित डॉक्टर के रूप में उसकी छवि बिखर गई। उसकी गिरफ्तारी की खबर छोटी थी लेकिन चौंकाने वाली थी। माउई में एक विश्वसनीय चिकित्सा साथी पर अब अपनी पत्नी को पीटने का शक किया जा रहा है। पुलिस के पीछे चलते हुए उसके द्वारा अपने चेहरे को कागज से छुपाने की तस्वीरें मीडिया में तेजी से फैल गईं। उसके सहकर्मी, मरीज और चिकित्सा स्टाफ उसे अब तक केवल एक कुशल कर्मचारी के रूप में जानते थे, इससे पहले कि उन्होंने सुना कि उस पर एक बड़े अपराध का शक है। एरियल अपने अस्पताल के कमरे में बेहतर हो रही थी, जबकि गेरहार्ड जेल में ही रहा। हालांकि वह अभी भी गंभीर चोटों से उबर रही थी, लेकिन उसकी तबीयत अच्छी थी। उसने पुलिस को एक प्रारंभिक बयान दिया। उसकी कहानी गवाहों की बातों से मेल खाती थी और घटनास्थल पर मिली चीजों से भी पुष्टि होती थी। जांचकर्ताओं को पूरा यकीन था कि यह एक सोची समझी और जानबूझकर की गई हरकत थी। एरियल की तबीयत स्थिर होने के बाद वह घर लौट आई। 3 दिन बाद उसने गैराज की जांच करने का फैसला किया, खासकर उस जगह की जहां गेरहार्ड अक्सर अपनी निजी चीजें रखता था। उसे कुछ पुराने डिब्बों के पीछे एक मुश्किल से पहुंचने वाली जगह में एक हिप पैक मिला। उसके अंदर ऐसी चीजें थीं जो कहीं और नहीं, सिर्फ किसी मेडिकल सेंटर में ही हो सकती थीं। उसमें उसका अस्पताल का आईडी कार्ड, कई बिना इस्तेमाल की गई सिरिंज, दवाइयों की शीशियां और एनेस्थेटिक का एक सील बंद पैकेट था। एम्प्यूल्स में से एक पर प्रोपोल को डीप्रीन ब्रांड नाम से बेचा जाता है। एरियल ने वह बैग तुरंत पुलिस को सौंप दिया। सामान को जब्त कर लिया गया और जांच के लिए भेज दिया गया। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि इनमें से कुछ पदार्थ व्यक्तिगत रूप से रखने के लिए नहीं थे और नियंत्रित मेडिकल सेटिंग के बाहर ऐसा करना कानून के खिलाफ था। इस खोज ने लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक काम कर रहे डॉक्टर ने ये चीजें अपने कार्यस्थल से कैसे और क्यों ली? प्रोपोल एक शक्तिशाली सेडेटिव है जिसका अक्सर सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह लोगों को बहुत अधिक नींद में डाल देता है और इसे केवल करीबी चिकित्सकीय देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। डॉक्टर की देखरेख के बाहर इसका इस्तेमाल करने पर कई तरह के जोखिम होते हैं। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि गेरहार्ड ने सिर्फ दवा को अलग नहीं रखा था, बल्कि वह इसे अपने साथ लाने की योजना बना चुका था। इस बात की संभावना थी कि उसने हमले के दौरान इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इससे यह विचार मजबूत हुआ कि उसके पास ऐसे उपकरण थे जिनसे वह अपने लक्ष्य को थोड़े समय के लिए अक्षम कर सकता था। बैग में रखी किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं था। जिस केंद्र में गेरहार्ड काम करता था, वहाँ इन दवाओं के बिना अनुमति लिए जाने का रिकॉर्ड नहीं था। यह सिर्फ अस्पताल के नियमों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि चिकित्सा शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल था। इन सब बातों ने अभियोजन पक्ष का मामला और मजबूत कर दिया। गेरहार्ड के पास कुछ अवैध करने की इच्छा और साधन दोनों थे, जिसकी उसने पहले से योजना बनाई थी। एरियल कोनिग ने एक बयान लिखा जिसका इस्तेमाल एक सुरक्षा आदेश के लिए याचिका के आधार के रूप में किया गया, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और प्रारंभिक जांच पूरी हो गई थी। इसमें उन्होंने पिछले कुछ महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि उनके पति ने किस तरह योजनाबद्ध तरीके से उनका अपमान किया, धमकियां दी और उनके खिलाफ शारीरिक और मानसिक बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा कि घटना से पहले वह हमेशा डरी हुई रहती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके पति का व्यवहार और भी खराब हो जाएगा और कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह अपनी जान पर हुए हमले के बाद ही बोलने के लिए तैयार महसूस कर पाईं। अदालत ने उनकी याचिका की समीक्षा की और उसे पूरी तरह से मंजूर कर लिया। 180 दिनों के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि गेरहार्ड कोनिग सीधे फोन पर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से या ऑनलाइन एरियल से संपर्क नहीं कर सकते। वह न तो उनके पास, न उनके बेटों, न उनकी माँ, सौतेले पिता और यहाँ तक कि परिवार के कुत्ते के पास भी नहीं जा सकता था। अदालत ने कहा कि यह व्यापक प्रतिबंध इसलिए जरूरी था क्योंकि दोबारा हिंसा होने की संभावना बहुत अधिक थी। इस तथ्य ने कि आरोपी पहले ही उन्हें मारने की कोशिश कर चुका था, यह संभावना और भी बढ़ा दी थी कि कुछ और घटित हो सकता है। अभी भी चल रही जांच के दौरान और भी चिंताएं सामने आईं। एक तलाशी में पता चला कि गेरहार्ड के पास कानूनी रूप से कई बंदूकें थीं और उसके पास गैर घातक आत्मरक्षा के उपकरण भी उपलब्ध थे। हालांकि गेरहार्ड पहले कभी कानून के पचड़े में नहीं पड़ा था या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के पास नहीं गया था, लेकिन उसने अपने बेटे को फोन पर कहा कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसे उसकी मानसिक अस्थिरता का संकेत माना गया। अदालत ने सभी तथ्यों की जांच की। यह माना गया कि दूसरों के लिए वास्तविक खतरा है और पीड़िता की सुरक्षा को सबसे पहले रखा गया। इसी दौरान गेरहार्ड की कार्य स्थिति की जांच के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो गई। उसके खिलाफ आधिकारिक आरोप लगने के बाद जिस मेडिकल सुविधा में वह काम करता था, उसके प्रमुख ने उसे उसकी सभी नौकरियों से निकाल दिया। उसका मेडिकल लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और अब वह क्लिनिकल उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता था।
कुछ ही दिनों में राज्य चिकित्सा बोर्ड ने उसका कार्य लाइसेंस रद्द करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी। स्थिति स्पष्ट थी, चिकित्सा जानकारी और पदार्थों के दुरुपयोग से नुकसान पहुंचाने के मामले में एक आपराधिक जांच चल रही है। वित्तीय लेन देन पर भी कुछ सीमाएं लागू की गई थीं, जिनका पालन करना अनिवार्य था। कोर्ट ने गेरहार्ड को बताया कि वह अब किसी भी संयुक्त बैंक खाते या संपत्ति जैसे कि घर, कारें या स्टॉक पोर्टफोलियो तक पहुंच नहीं बना सकता। यह परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए और संभावित फरारी के लिए पैसे जुटाने से रोकने के लिए किया गया था। यह मामला जल्दी ही क्षेत्र के बाहर के लोगों की भी खबर बन गया। देश भर और क्षेत्र के समाचार साइटों ने इस खबर को उठाया। उसके खिलाफ लगे आरोप उसके एक सम्मानित डॉक्टर, पारिवारिक व्यक्ति और अकादमिक के रूप में देखे जाने से बिल्कुल अलग थे। जो लोग पहले गेरहार्ड के साथ काम कर चुके थे वे हैरान रह गए। हमेशा ऐसा लगता था कि वह शांत, तार्किक और पेशेवर है। उसके साथ काम करने वाले लोग, मरीज और पड़ोसी सभी ने कहा कि उसने कभी भी उन्हें संदेह करने का मौका नहीं दिया। उसके सार्वजनिक व्यवहार और निजी व्यवहार के बीच का यह बड़ा अंतर सबसे गहरी छाप छोड़ गया। लोग इस बात से हैरान थे कि हिंसक व्यवहार के संकेत मिलने में इतना समय कैसे लग गया। गेरहार्ड कोनिग की गिरफ्तारी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही मामले की सुनवाई के लिए सक्रिय रूप से तैयारी शुरू हो गई थी। अभियोजकों ने अपना मामला पूरा किया और हवाई राज्य अटॉर्नी कार्यालय को आवश्यक कागजात सौंप दी। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे, बरामद मेडिकल बैग, इंजेक्टर की सामग्री और गवाहों के साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग्स की भी जांच की जा रही थी। अभियोजक ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा कि एरियल की जान को खतरे में डालने के 1 से अधिक तरीके थे। सरकार का कहना है कि कोनिग ने योजना को अंजाम देने के लिए लगातार 3 काम किए। उसने एरियल को चट्टान के किनारे तक खींचा और उसे एक दवा देने की कोशिश की। जब वह काम नहीं आया तो उसने उसे एक पत्थर से मारा। अभियोजक ने स्पष्ट किया कि इनमें से हर एक कृत्य किसी की जान ले सकता था। जब इन सबको एक साथ देखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि गेरहार्ड क्या करना चाहता था। मामला मुख्य रूप से इस बात पर था कि ये कृत्य कितने जानबूझकर किए गए थे, वे कैसे हुए और संदिग्ध को दवाओं के बारे में कितनी जानकारी थी। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कहा कि कोई पूर्व नियोजन नहीं था। कोनिग के वकील ने कहा कि यह घटना अत्यधिक भावनात्मक तनाव के कारण हुई थी, न कि किसी योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत। बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि चोटों ने न तो किसी महत्वपूर्ण अंग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया और न ही कोई छोटे व्यक्ति को मस्तिष्काघात हुआ। उनका मानना था कि चूंकि किसी की जान नहीं गई और चोटें भी ज्यादा गंभीर नहीं थीं, इसका मतलब हो सकता है कि उसने वास्तव में उस कृत्य को पूरा करने का इरादा नहीं किया था। बचाव पक्ष ने उसकी हिरासत की स्थिति बदलने के लिए भी एक याचिका दायर की। उन्होंने $1,00,000 की जमानत पर अस्थायी रूप से रिहा करने की मांग की। उन्होंने गेरहार्ड के आपराधिक रिकॉर्ड न होने, उसकी नौकरी, उसके पारिवारिक संबंधों और गिरफ्तारी के बाद पीड़ित से संपर्क न करने की बात का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उसके कागजात जब्त कर लिए गए हैं और उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इसलिए वह शायद भाग भी नहीं सकता। यह भी बताया गया कि अब वह दक्षिण अफ्रीका का नागरिक नहीं है और उसके पास वैध पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागने का जोखिम नहीं है। आखिरकार अदालत ने बचाव पक्ष के दावों से सहमति नहीं जताई। न्यायाधीश ने हिरासत की शर्तों पर विचार करते हुए कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष सबूतों और गवाहों की गवाही से समर्थन मिला है। यह कहा गया कि गेरहार्ड पहले भी पुलिस से बचने की कोशिश कर चुका था और लगभग 8 घंटे तक लापता रहा था। उसने अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल के दौरान हमले की बात भी स्वीकार की थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आरोपी पहले ही यह दिखा चुका है कि वह अप्रत्याशित और हानिकारक काम कर सकता है, जैसे कि पीड़ित के खिलाफ जानलेवा धमकियां देना। जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। गेरहार्ड अपने मुकदमे तक जेल में ही रहा। एरियल कोनिग ने शारीरिक रूप से बेहतर होने और सार्वजनिक गवाही देने के लिए खुद को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अदालत का मामला चलता रहा। ऐसा माना गया कि उसकी भागीदारी आवश्यक थी। उसमें एक बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाया जाना था, उसके सिर पर चोट लगी थी और हमले से पहले क्या हुआ था, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि करनी थी। तनाव को समझने वाले वकीलों और सलाहकारों के एक समूह ने पूरे प्रक्रिया के दौरान उसकी मदद की। अदालत के लिए तैयारी करना सिर्फ कागजात व्यवस्थित करना ही नहीं था, बल्कि इसका मतलब पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराना भी था। उसका स्पष्ट लक्ष्य न्याय पाना और यह सुनिश्चित करना था कि जिसने उसे मारने की कोशिश की वह फिर कभी न तो उसे और न ही बच्चों को देख सके। महिला ने तलाक की भी अर्जी दी। जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। गेरहार्ड के अभिभावकीय अधिकार समाप्त करने के लिए एक अलग कानूनी याचिका दायर की गई। पूरे मामले के दौरान एरियल ने रिपोर्टरों से एक शब्द भी नहीं कहा।
उसके वकील ने प्रेस से अनुरोध किया कि वे उसे शांति से रहने दें। वह सार्वजनिक टिप्पणी करने या ध्यान आकर्षित करने में रुचि नहीं रखती थी। वह सुरक्षा की परवाह करती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि लड़के स्थिर रहें, यही उसका मुख्य लक्ष्य था। उसके नए जीवन में संरचना की आवश्यकता थी। उसने आदतें बनाई, घर का ध्यान रखा, थेरेपी के लिए गई और धीरे धीरे फिर से घर से काम करना शुरू किया। गेरहार्ड कोएनिग का अभी भी अदालत में मुकदमा चल रहा है। हालांकि बहुत सारे सबूत हैं और जनता की काफी रुचि है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। कोएनिग ने गिरफ्तारी और दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास के आधिकारिक आरोप के बाद खुद को निर्दोष बताया। इससे पूरी तरह से मुकदमा चलाना संभव हो गया। बड़े घटनाक्रम असल में जून में शुरू हुए। पहली अदालत की तारीख 9 जून तय की गई थी, लेकिन सबूतों की बड़ी मात्रा और दोनों पक्षों को तैयारी के लिए समय चाहिए होने के कारण मामला अभी भी खुला है। अब भी गवाहों के बयान, कानूनी याचिकाएं और जूरी की विचार विमर्श जारी हैं। अदालत या अभियोजन पक्ष ने अभी तक फैसले के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है। जून 2025 के अंत तक इस कहानी का कानूनी हिस्सा अब भी अधूरा है। अंतिम फैसला अब भी नहीं आया है और एरियल जल्द ही सार्वजनिक टिप्पणी कर सकती हैं। हवा में काफी तनाव है क्योंकि लोग उस कहानी के अंत का इंतजार कर रहे हैं जो एक रोमांटिक यात्रा के रूप में शुरू हुई थी और त्रासदी में खत्म हुई। यह मामला दिखाता है कि इंसान कितने अंधकारमय और अप्रत्याशित हो सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और ऐसे ही और सच्चे अपराध की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें।